हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में हमने लास्ट पोर्शन क्या डिस्कस किया था। सेल साइकिल को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल जो होती है वो अपने अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे चेक करती है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेल अपने अंदर के फंक्शन को चेक करती है कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। तो वो कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं? G1 चेक पॉइंट होता है, G2 चेक पॉइंट होता है और M चेक पॉइंट होता है, जहाँ पर सेल क्या करती है, अपने अंदर की एक्टिविटी को चेक करती है कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं G चेक पॉइंट से। तो अगर हम बात करें G चेक पॉइंट की कि ये कहाँ पर होता है, तो जो G चेक पॉइंट होता है वो G1 फेज़ के एंड पर और S फेज़ के स्टार्टिंग पे, ये मतलब जो G1 फेज़ था हमारा उसका जो एंड होता है वहाँ पर, और जो S फेज़ होता है जहाँ से S फेज़ स्टार्ट होता है वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, G चेक पॉइंट होता है। और इस G चेक पॉइंट का वर्क क्या होता है? G चेक पॉइंट क्या चेक करता है? G चेक पॉइंट चेक करता है कि जो नेक्स्ट फेज़ में यानी कि S फेज़ में जो वर्क होने वाला है, क्या वर्क होता है सेल का S फेज़ में? DNA का डुप्लीकेशंस होता है। तो उसके अंदर कोई मतलब कोई डैमेजेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें कौन चेक करता है? G चेक पॉइंट चेक करता है। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है? सेकंड क्या चेक करता है? सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं, और किस लिए? DNA के डुप्लीकेशन के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसा है कि सेल के अंदर जो मटेरियल है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है और जो हमारा DNA है वो डैमेज है, तो G1 चेक पॉइंट क्या करता है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं सेल को कि यहाँ पर कुछ DNA जो हैं वो डैमेजेस हैं। और वो मैसेज जब सेल को मिलता है तो सेल क्या करती है, वो अपने फंक्शंस को करती है और उस DNA को रिपेयर कर लेती है। और रिपेयर करने के बाद वो जो DNA है वो आगे की जो हमारी सेल साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है कि जो हमारा DNA है वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो सेल क्या करती है, अपने आगे वाला जो फंक्शन है उसको रोक देती है। क्यों? क्योंकि अगर उसने आगे वाला फंक्शन किया तो जो आने वाली हमारी प्रोजेनी है उसमें जो डैमेज DNA है वो चला जाएगा और उससे क्या होगा, जो आने वाली मतलब प्रोजेनी है उसमें उन सभी में डैमेज DNA आएगा। तो इसीलिए वो अपने आप को रोक लेती है। वो किस तरीके से अपने आप को रोकती है? यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है अपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है ये क्या करते हैं, ये जहाँ पर सेल के अंदर DNA जो डैमेज है उसको क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम सेट करते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं जिससे जिस सेल के अंदर DNA डैमेज है वो अपने आप को डेथ कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो G1 चेक पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। मतलब जो सेल होती है अगर वो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन डाल दे सेल साइकिल के पूरा होने में, तो क्या होता है, जो सेल होती है वो यहीं पर रुक जाती है, यानी कि जो G1 चेक पॉइंट होता है वो यहीं पर रुक जाती है। वो जो अपनी लाइफ साइकिल है आगे की वो पूरा नहीं कर पाती अगर हमारे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन डाल देती है सेल तब। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब सेल कहाँ आ जाती है? G2 चेक पॉइंट में। और G2 चेक पॉइंट कहाँ होता है? G2 चेक पॉइंट G2 फेज़ के एंड में और M फेज़ की स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। क्या? G2 चेक पॉइंट। तो G2 चेक पॉइंट का क्या फंक्शन होता है या वो क्या वर्क करता है? वो ये चेक करता है जो हमारे S फेज़ के अंदर DNA का रेप्लिकेशन हुआ था वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। और एक वर्क और होता है G2 चेक पॉइंट का कि वो ये भी चेक करता है जो नेक्स्ट आने वाली स्टेज में हमारी जो सेल है वो जो डिवाइड करेगी वो सही तरीके से उसके अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं।
तो ये G2 चेक पॉइंट दोनों पॉइंट्स को चेक करता है, और अगर दोनों चीज़ें सही अमाउंट में हैं तो जो हमारी सेल है वो आगे ट्रांसफ़र कर जाती है और नेक्स्ट स्टेज में आ जाती है, यानी कि एम फेज़ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एम चेक पॉइंट होता है वो किसी भी सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो हमारा एम चेक पॉइंट होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर चेक पॉइंट भी बोला जाता है, और एक नाम और है स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी एम चेक पॉइंट को बोला जाता है। और जो ये हमारा एम चेक पॉइंट होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेटाफेज़ के एंड पर और एनाफेज़ की शुरुआत से पहले एम चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। 4 फेजेस हमने बताई थी, कौन कौन सी, मेटाफेज़, एनाफेज़, प्रोफेज़ और टीलोफेज़। तो वहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटाफेज़ के एंड पर और एनाफेज़ की शुरुआत में। ठीक है, अब एम जो चेक पॉइंट होता है उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या चेक करती हैं, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था G2 चेक फेज़ में हमने बताया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, ट्यूबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वो ये चेक करते हैं कि जो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था ये सही तरीके से क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच्ड होते हैं या नहीं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सही तरीके से क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच्ड होते हैं या नहीं, ये कौन चेक करता है, ये एम चेक पॉइंट चेक करता है। और अगर ये जो सही तरीके से अटैच्ड हो रहे हैं, ये कहाँ पर अटैच्ड हो रहे हैं, और हमने बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स से जाकर अटैच्ड होते हैं, कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, साइटोमियर में। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बताया था आपको, तो जब ये सही तरीके से, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद वो जो फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ जाकर सही तरीके से अटैच्ड हुए हैं या नहीं हुए, तो ये चेक करना किसका पॉइंट होता है, एम चेक पॉइंट का। अगर बाय चांस जो हमारे फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो इधर उधर अटैच्ड हो जाते हैं तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, यानी कि जो नंबर्स हैं हमारे क्रोमोसोम्स के वो बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। तो इसीलिए इसको मेजर चेक पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर्स जो हैं हमारे वो इक्वल रहने चाहिए, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, तो इसीलिए इसको मेजर चेक पॉइंट भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो सेल होती है वो अगर G1 चेक पॉइंट से आगे आ जाती है, आगे की जो स्टेजेस हैं उसमें मूव कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेल है वो इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करेगी, यानी कि वो एस फेज़ में भी जाएगी, एम फेज़ में भी जाएगी, और जो आगे के प्रोसेस हैं उनको सबको कंप्लीट करेगी। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो कहाँ पर रुक जाएगी, वो G1 चेक पॉइंट से पहले ही रुक जाएगी। अगर किसी भी कंडीशन में सेल जो है वो G1 चेक पॉइंट से पास हो जाती है तो उसके बाद में जो उसमें मतलब कमियां होती है, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि एम चेक पॉइंट क्या चेक करता है, G1 चेक पॉइंट क्या चेक करता है, और उसमें जो मतलब कमी निकलती है, जैसे DNA का डुप्लीकेशन हमने बताया था, उसके अंदर वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ें वो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो उनमें कमियां रहती है सेल वो खुद से रिकवर करती है, और जो आगे के पॉइंट्स हैं, मतलब जो आगे की स्टेजेस हैं उनको कर लेती है। पर अगर G1 चेक पॉइंट से आगे बढ़ जाती है तब, अगर सेल को डिवाइड नहीं करना तो वो पीछे ही रुक जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।